ऑफ सेक्शन के ट्रस एनालिसिस के लिए हमने देखा था कि देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स. वन इज द मेथड ऑफ जॉइंट, द अदर वन इज द मेथड ऑफ सेक्शन. मेथड ऑफ जॉइंट क्या होता है कि जब आपने कंप्लीट ट्रस की एनालिसिस करनी है, यानी ट्रस्ट के हर मेंबर में फोर्स फाइंड करनी हो, तो फिर आप मेथड ऑफ जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं. इसके मुकाबले में जो मेथड ऑफ सेक्शन है वो हमने देखा था कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, और आप ये उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जब आपने कंप्लीट ट्रस्ट के बजाय ट्रस्ट के कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स में से फोर्सेस जो है वो डिटरमिन करनी हो. चूंकि ये इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी के ऊपर बेस करता है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 5 में वी स्टडीड 3 different set of conditions for equilibrium of a rigid body. The first set involves 2 force equation and 1 moment equation. The second set involves 2 moment and 1 force equation, and the third set involves the 3 moment equation. तो आप इन तीनों में से कोई भी एक सेट इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन जो ट्रस्ट का आपने कट किया होगा. सो मेथड ऑफ सेक्शन की जो हमने कल बात की थी, व्हेन वी नीड टू फाइंड आउट द फोर्स इन ओनली अ फ्यू मेंबर्स ऑफ अ ट्रस्ट, then we can use the method of section for performing the analysis. It is based on the principle that if the entire truss is in equilibrium, then any section or segment being considered is also going to be in equilibrium. हम कहते हैं कि चूंकि आपके पास जो method of section है वो इस चीज़ पे बेस करता है कि अगर ये ट्रस इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसका कोई भी सेक्शन कट करेंगे तो दैट पर्टिकुलर सेक्शन वुड आल्सो बी इन इक्विलिब्रियम. सो द मेथड ऑफ सेक्शन कैन बी यूज्ड टू कट और सेक्शन द मेंबर्स ऑफ एन एंटायर ट्रस. कल हमने बात की थी कि हम किस तरह किसी भी सेक्शन को कट कर सकते हैं ट्रस के फॉर द पर्पस ऑफ इट्स एनालिसिस. आई होप कि यहाँ इसी पॉइंट पे हमने कल स्टॉप किया था कल का लेक्चर. इसी पे पॉइंट पे किया. चलिए ठीक है. सो इफ दैट सेक्शन, अब आप ट्रस को कट कैसे करेंगे? जनरली जब भी आप मेथड ऑफ सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आप जिस तरह भी हमने बात की, हम उस ट्रस को कट कर देते हैं इनटू वेरियस सेक्शंस ताकि हम अपनी एनालिसिस जो है वो कंप्लीट कर सकें. अब ये सेक्शन करते आप किस तरह है कि लेट सपोज कि आपने यहाँ इस ट्रस में जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है बॉटम ऑफ द स्लाइड पे, इसके 3 मेंबर्स में आपने फोर्स डिटरमिन करनी है विच आर मेंबर्स बी सी सी जी एंड जी एफ. तो आपने इस ट्रस को इस अंदाज से कट करना है कि जिन मेंबर्स में से आपने फोर्स डिटरमिन करनी हो वो लाजमी कट हो रहे हो आपकी इस कटिंग के दौरान. इसी तरह सपोज मैं आपसे कहता कि आपने ये जो ट्रस आपको नजर आ रही है इसके मेंबर सी डी एफ डी और एफ ई में फोर्स डिटरमिन करनी है, तो डेफिनेटली आप फिर अपने उस ट्रस को इस अंदाज से कट करते कि ये तीनों मेंबर्स जो है वो कट हो रहे होते. इसी तरह लेट सपोज मैं आपसे कहता कि आपने मेंबर्स ए बी और ए जी में फोर्स फाइंड करनी है, तो फिर उस सूरत में आप ट्रस को इस तरह जो है वो कट करते. तो आप फुल सेक्शन एक तरह से ट्रस को जो है वो कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किन मेंबर्स में आपने फोर्सेस जो है वो डिटरमिन करनी है. आपने जिन मेंबर में फोर्सेस डिटरमिन करनी है वो लाजमी कट होने चाहिए आपके सेक्शन में. मोरओवर आपके पास अभी जिस तरह हमने बात की, यू हैव ओनली 3 इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वेदर यू आर यूजिंग सेट 1, सेट 2 और सेट 3 ऑफ दोज इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर अ रिजिड बॉडी. आपके पास एट अ टाइम 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस इक्विलिब्रियम की जो है वो मौजूद होती हैं. सो इट मींस दैट आप मैक्सिमम 3 अननोन्स के लिए इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. लिहाजा जब भी आप किसी भी सेक्शन को कट करेंगे इस मेथड ऑफ सेक्शंस के लिए, तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके पास 3 से ज़्यादा मेंबर जिनमें फोर्सेस अननोन हैं वो कट सेक्शन में नहीं होने चाहिए. मैक्सिमम 3 मेंबर जो है वो कट होने चाहिए, क्योंकि आपके पास इन द एंड 3 इक्वेशन आएंगी इक्विलिब्रियम की. आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए उन अननोन फोर्सेस को जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. जैसा कि मैंने अभी बात की, अगर हम इस ट्रस को कंसिडर करें और आपसे कहा जाए कि आप मेंबर्स बी सी जी सी और जी एफ में फोर्स डिटरमिन करें, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस ट्रस को यहाँ से कट करेंगे कि ये तीनों मेंबर्स बी सी जी सी और जी एफ जो है वो कट हो रहे हो. उसके बाद आप करते क्या हैं कट करने के बाद कि आप इन दोनों में से किसी भी एक सेक्शन की फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं. आइदर दैट कैन बी द लेफ्ट सेक्शन और दैट कैन बी द राइट सेक्शन. यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए दोनों सेक्शंस की फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो ड्रॉ की गई है, लेकिन आप जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप किसी एक सेक्शन की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जिसको आप अपनी एनालिसिस में इस्तेमाल कर रहे होंगे. अब ये किस तरह आप जज करेंगे कि राइट वाला सेक्शन ज़्यादा आराम से आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द एनालिसिस और लेफ्ट वाला सेक्शन जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन देगा? वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व हैं इन दोनों सेक्शन में. फॉर एग्जांपल आपको फ्री बॉडी डायग्राम ए और बी में नज़र आ रही है दोनों सेक्शंस की कट हुई हुई.
यस सर। तो जो अननोन फोर्सेस हैं वो तो दोनों सेक्शंस में बराबर हैं, यानी क्योंकि तीनों मेंबर्स कट हो रहे थे दोनों सेक्शंस में, तो FBC, FGC और FGF तो दोनों सेक्शंस में आपको नजर आ रही हैं। इसके अलावा लेफ्ट वाले सेक्शन में इन तीन फोर्सेस के अलावा और कौन सी अप्लाइड या सपोर्ट रिएक्शन है? सर 1000 न्यूटन की फोर्स है। 1000 न्यूटन की एक फोर्स है ऑन द लेफ्ट सेक्शन। व्हाट अबाउट द राइट सेक्शन? इसमें कितनी अप्लाइड फोर्सेस या नोन रिएक्शंस हैं? अननोन सर। सर नोन ही है, वो सपोर्ट रिएक्शन है सर, तीनों सपोर्ट रिएक्शन है, तीन dx dy ex, तीन अननोन फोर्सेस है जी। तीन अननोन्स तो दोनों में हैं। इसके अलावा लेफ्ट में एक नोन लोड है और राइट में तीन सपोर्ट रिएक्शंस हैं। सो चूंकि नंबर ऑफ फोर्सेस व्हिच आर बीइंग इन्वॉल्वड इन द लेफ्ट सेक्शन आर मच smaller as compared to the number of forces in the right hand section, therefore हम अपनी एनालिसिस के लिए इस लेफ्ट वाले सेक्शन को जो है वो इस्तेमाल करेंगे rather than using the right section। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दोनों सेक्शन शो किए गए हैं, लेकिन जब आप अपनी एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपने उस सेक्शन को सेलेक्ट करना है कट होने के बाद, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसमें नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो कम हो, ताकि आपका सोल्यूशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। जिस तरह लेफ्ट सेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है विच इज 1000 न्यूटन फोर्स, राइट सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें ये सपोर्ट रिएक्शंस आ रहे हैं और साथ साथ आपका ये E1 सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है, तो आपकी नंबर ऑफ फोर्सेस चूंकि ज्यादा हैं, देयरफॉर आप अपनी एनालिसिस के लिए इस लेफ्ट सेक्शन को चूज करेंगे तो वो ज्यादा सिंप्लीफाइड सोल्यूशन देगा। ऑल्दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा कि आप किस सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आपने अपने सोल्यूशन को सिंप्लीफाई करने के लिए उस सेक्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें कम फोर्सेज जो है वो इन्वॉल्व होंगी। ओके, अब जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम में जो जो मेंबर्स कट हो रहे थे, आपने उन मेंबर्स की फोर्सेस को एज अ अननोन फोर्स के तौर पे शो कर दिया। सो FBC इज एन अननोन फोर्स, FGC इज आल्सो एन अननोन फोर्स क्योंकि मेंबर कट हो रहा था, और साथ साथ FGF इज आल्सो एन अननोन फोर्स। अब इसमें दो को आपने टेंसाइल के तौर पे शो किया है, एक को कंप्रेसिव के तौर पे शो किया है। वजह क्या है इसकी? जी, एनी स्टूडेंट? सर इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए फोर्स होनी होगी ना। देखें ये तीनों अननोन फोर्सेस हैं, तो इससे पहले मेथड ऑफ जॉइंट्स में आप अननोन फोर्सेस के हवाले से क्या अजम्पशन ले रहे थे? सारी टेंशन में होंगी सर, अपनी मर्जी। सारी टेंशन में हम अज्यूम कर रहे थे। बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ऑफ अज्यूमिंग द डायरेक्शन ऑफ एनी अननोन फोर्स। वही दो मेथड जो हमने मेथड ऑफ जॉइंट्स में भी इस्तेमाल किए थे। पहला मेथड क्या है कि आप इंस्पेक्शन करके डिसाइड कर लें कि कौन से मेंबर जो है वो टेंशन में होंगे, कौन से जो है वो कंप्रेशन में होंगे, सॉल्व करें। अगर किसी भी मेंबर का डायरेक्शन यानी साइन नेगेटिव आ जाता है तो आप अपनी अजम्पशन उस हवाले से रिवर्स कर सकते हैं। बट दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड जिसमें अगर आपने किसी को टेंशन में अज्यूम किया हुआ है, उसका साइन नेगेटिव आए तो उसको कंप्रेशन में कर लें, अगर किसी को कंप्रेशन में किया हुआ है उसका साइन नेगेटिव आए तो आप उसको टेंशन में कर लें। तो वो याद रखना कि किसको टेंशन में सपोज किया था, किसको कंप्रेशन में सपोज किया था, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लिहाजा अगर आपको याद हो, हमने पूरे मेथड ऑफ जॉइंट में मेथड नंबर 2 का इस्तेमाल किया था फॉर अज्यूमिंग द डायरेक्शन ऑफ एन अननोन फोर्स। मेथड नंबर 2 क्या कहता था कि हम तमाम लिंक्स जो हैं उनको टेंशन में अज्यूम करेंगे, यानी उनकी फोर्सेस को हम अवे फ्रॉम दैट जॉइंट जो है वो शो करेंगे। अगर किसी का साइन नेगेटिव आ जाता है तो हम उस पर्टिकुलर लिंक के हवाले से अपनी अजम्पशन रिवर्स कर लेंगे। तो इसमें याद रखने की जरूरत नहीं होती कि हमने किसको टेंशन में सपोज किया है, किसको कंप्रेशन में। तमाम को हम टेंशन में सपोज कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर जिसका भी नेगेटिव आए उसको हम रिवर्स कर लेंगे अजम्पशन को। सो द सेम मेथड इज गोइंग टू बी अप्लाइड हियर एज वेल। सो हम अगर इस पर्टिकुलर केस की एनालिसिस कर रहे होते तो हम FGF को भी टेंशन में ही सपोज करते, दैट इज इट इज बीइंग ड्रॉन अवे फ्रॉम दैट सेक्शन जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं। सो वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज method number 2 for assuming the direction of an unknown force, that is all the unknown forces are again assumed to be in tension। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम अप्लाई करेंगे, जिस फोर्स का साइन भी नेगेटिव आ जाएगा उसके हवाले से हम अपनी अजम्पशन को रिवर्स कर देंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए, अब आपने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई लेफ्ट वाले सेक्शन की, तो आपको ये तीन अननोन फोर्सेस मिली और साथ साथ आपको एक नॉन लोड 1000 न्यूटन का जो है वो मिल गया था। अब आपके ख्याल में हमें किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेनी चाहिए जिससे हमारे पास किसी एक अननोन फोर्स की वैल्यू मिल जाए?
सर पॉइंट 3 से अगर हम ले तो सर पॉइंट जी, अगर हम लेफ्ट वाले सेक्शन की बात करें तो इनमें से 3 अननोन फोर्सेस में से 2 अननोन फोर्सेस पॉइंट सी में से पास हो रही हैं, ऑल्दो पॉइंट सी इज नॉट पार्ट ऑफ दैट सेक्शन जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सेस की पॉइंट सी पे जाके मीट करती है। सो अगर सबसे पहले हम समेशन मोमेंट्स अबाउट पॉइंट सी लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली FGF की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, isn't it? सर पॉइंट जी भी ले सकते हैं ना? जी, अब सेकंड स्टेप में आप क्या करें, क्योंकि दो फोर्सेस G से भी पास हो रही हैं तो आप बजाय कन्वेंशनल सेट ऑफ इक्वेशन इक्विलिब्रियम यूज करने के आप सेकंड सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप दो मोमेंट इक्वेशन ले रहे हैं। सो आप समेशन मोमेंट अबाउट पॉइंट G अगर अप्लाई करेंगे तो आपके पास चूंकि दो फोर्सेस GF और GC पास हो रही हैं पॉइंट G से, आपके वो दोनों जीरो हो जाएंगी और आपको डायरेक्टली FBC की वैल्यू मिल जाएगी। सो दो अननोन आपको इस तरह मिल गए बाय टेकिंग मोमेंट्स अलोंग अबाउट पॉइंट C एंड मोमेंट अबाउट पॉइंट G। सो अब तीसरा अननोन कौन सा रह गया, FGC, वो किस तरह फाइंड करेंगे? सर वो समेशन fx या समेशन fy से कर ले। जी, तो आप आइदर समेशन fx और समेशन fy यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप समेशन fx यूज कर रहे हैं, ठीक है, समेशन fx यूज कर रहे हैं तो समेशन fx वाली इक्वेशन में कितनी टर्म्स आनी चाहिए इस फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से? 3 से 3 टर्म्स आएंगी। अगर आप समेशन fy यूज करेंगे तो कितनी टर्म्स आएंगी? 2 आएंगी सॉरी 2 आएंगी। तो ज्यादा सिंप्लीफाइड क्या होगा, fx या fy? सर FY। तो आपने समेशन fy का इस्तेमाल किया, आपको FGC की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो मेथड ऑफ सेक्शन मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ, ये चलें अगली स्लाइड पे हमने ऑलरेडी इसको समराइज करना है। आप मेथड ऑफ सेक्शन में करते क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ डिसीजन ऑन हाउ टू कट और सेक्शन अ ट्रस थ्रू द मेंबर्स वेयर फोर्सेस आर टू बी डिटरमिन्ड। कि सबसे पहले तो आप ये जज करते हैं कि जिन मेंबर्स में आपने फोर्सेस डिटरमिन करनी है किस तरह मैं कट करूं कि वो मेंबर्स जो है वो कट हो जाएं, पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, बिफोर आइसोलेटिंग द एप्रोप्रिएट सेक्शन it may first be necessary to determine the truss support reaction। यानी हो सकता है कि आप जब मेथड्स को कट करें, अब यहाँ तो इत्तेफाक ऐसा था कि लेफ्ट वाले सेक्शन में कोई सपोर्ट रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं था तो आपने डायरेक्टली उसको सिलेक्ट कर लिया अपनी एनालिसिस के लिए, लेकिन अगर दोनों सेक्शंस में सपोर्ट रिएक्शंस मौजूद हैं तो फिर आपको हो सकता है पहले सपोर्ट रिएक्शन जो है वो डिटरमिन करने पड़ें। वो किस तरह आप डिटरमिन करेंगे? द मेथड इज सेम, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी 2 डायमेंशन वाला चैप्टर 5 का पहला टॉपिक हम इस्तेमाल करेंगे फॉर डिटरमिनिंग द सपोर्ट रिएक्शंस इफ रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत है तो हम फाइंड करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने की कोई जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन इन स्टेप नंबर 3 you will be drawing the free body diagram of that section जो कि आपने कंसिडर की है which involves the least number of forces। जिस तरह भी हमने बात की थी कि आपके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अपने सोल्यूशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बेहतर ये है कि आप उस सेक्शन को अपनी एनालिसिस के लिए सेलेक्ट करें जिसमें कम नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो इन्वॉल्व हैं। देन यू आर गोइंग टू यूज नॉट वन ऑफ द टू मेथड्स, यू आर गोइंग टू यूज मेथड नंबर 2 फॉर एस्टेब्लिशिंग द सेंस ऑफ एन अननोन मेंबर फोर्स। दैट इज आप तमाम अननोन फोर्सेस को एज अ टेंसाइल फोर्स के तौर पे अज्यूम करेंगे। Moments should be summed about a point that lies at the intersection of the lines of action of two unknown forces। जिस तरह की हमने कहा, आप कोशिश करें कि मोमेंट्स उन पॉइंट्स के अबाउट सम कर लें जिस पे एटलीस्ट दो अननोन फोर्सेस जो है वो पास हो रही हो ताकि आपको थर्ड की वैल्यू जो है वो मिल जाए। इसी तरह आप बाकी दो फोर्सेस की वैल्यू जो है वो या तो फोर्स समेशन से निकाल लें या एक मोमेंट एक फोर्स से निकाल लें, या इवन आप तीनों मोमेंट इक्वेशंस को यूज करते हुए अपनी अननोन फोर्सेस को फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द मेंबर द फोर्सेस एंड वेरियस मेंबर्स ऑफ अ ट्रस यूजिंग द मेथड ऑफ सेक्शन। कोई क्यूरी आपकी प्रोसीजर के हवाले से हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम एक या दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें हम इस मेथड ऑफ सेक्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। जी, एनी क्यूरी? सर ये लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप एक बार समझा। देखिए कौन सा ये इफ टू अननोन फोर्सेस आर पैरेलल, इसकी बात कर रहे हैं? यस। देखिए वो यही है कि आपने मोमेंट इक्वेशन यूज करके एक अननोन तो निकाल लिया, अब बाकी दो अननोन रह गए, वो आप या तो समेशन fx समेशन fy से निकाल लें
या आप चाहें तो एक मोमेंट एक फोर्स से निकाल लें, या आप चाहें तो मजीद दो मोमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं। ये लास्ट स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे अभी, अब जब हम एग्जांपल्स करेंगे कि आप इंस्पेक्शन देखते हुए कि मोमेंट ज्यादा फिजिबल होगी या फोर्स ज्यादा फिजिबल होगी, आप वो वाली इक्वेशन इक्विलिब्रियम की इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स। इनमें से कुछ एग्जांपल्स हम आज सॉल्व करेंगे और आई होप कि ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि हमारी कल भी वो 1 घंटे वाली एक्स्ट्रा क्लास होगी 12:25 से 13:15। तो कल की क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हम फ्रिक्शन का चैप्टर जो है वो फ्रिक्शन का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद एग्जांपल 6-5, a truss structure is being shown to you. The truss is being acted upon by two applied forces of 400 newtons at point E and 1200 newtons at point C. Moreover, the truss is being supported by a pin joint at A and a roller at C. You need to determine the forces in member GE, GC and BC of the truss structure shown. Also, you need to indicate which of these members are in tension and which are in compression. So, चूंकि आपने GE, GC और BC इन तीन मेंबर्स में से फोर्सेस डिटरमिन करनी है, तो आप ट्रस को जो कट करेंगे वो चूंकि एग्जांपल है ऑलरेडी आपको वो सेक्शन गिवन है कि हम इस तरह कट करेंगे कि ये तीनों मेंबर्स जो है वो कट हो रहे हों। सो आई होप ये कटिंग वाला पॉइंट हर एक को समझ आ गया है, यहाँ से हम इसको कट करेंगे। ठीक है ये पॉइंट? Okay, Yes, sir. now coming to the left section. लेफ्ट सेक्शन में तीन अननोन फोर्सेस के अलावा और क्या कुछ इन्वॉल्व है, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सर लेफ्ट में पिन जॉइंट है, एक पिन जॉइंट है, दो सपोर्ट रिएक्शन, दो सपोर्ट रिएक्शन आ गए AX एंड AY। ठीक है, तो तीन अननोन के अलावा आपके पास दो सपोर्ट रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं एक तरह से। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड, इसमें तीन अननोन्स के अलावा क्या कुछ इन्वॉल्व है? सर दो नोन और एक सपोर्ट रिएक्शन। ओके, दो नोन है और एक सपोर्ट रिएक्शन है, तो इसका मतलब है टोटल कितनी फोर्सेस इन्वॉल्व हो गई तीन अननोन्स के अलावा? सर 3। सर 5 फोर्सेस, उनमें से दो हमें पता है, तीन अननोन, दो नोन और एक सपोर्ट रिएक्शन, 6 फोर्सेस हो गई। लेफ्ट साइड पे तीन अननोन, दो सपोर्ट रिएक्शन, 5 फोर्सेस हो गई। तो आपके ख्याल में मुझे कौन सा सेक्शन अपनी एनालिसिस के लिए यूज करना चाहिए, लेफ्ट और राइट? राइट के लेफ्ट? राइट सर, राइट। वजह राइट की? सर राइट सर इसमें नोन समय गिवन है ना। देखें हम इस वक्त नोन सर और राइट में ज्यादा फोर्सेस पता है सर, नोन ज्यादा फोर्सेस हैं, लेफ्ट में कम फोर्सेस हैं इन्वॉल्व, तो मार्जिनली डिफरेंस है 5 और 6। तो अगर आप चाहें आप राइट यूज कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में लेफ्ट ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि 5 फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। सर अगर पहले बंदा पूरी बॉडी को रिजिड ले और फिर इनमें से एक निकाल ले, AY या DY निकाल ले, उसके बाद सॉल्व करें। बिल्कुल, वो तो सब देखें, जो भी आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे ना, वेदर इट इज द लेफ्ट सेक्शन और द राइट सेक्शन, क्योंकि दोनों में सपोर्ट रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो सपोर्ट रिएक्शंस तो आपको हर हाल में फाइंड करने ही पड़ेंगे। जी सर। ठीक है, तो सपोर्ट रिएक्शन तो आपको फाइंड करने ही करने हैं। अब सिर्फ चॉइस ये है कि मैं फ्री बॉडी डायग्राम लेफ्ट वाले की बनाऊंगा या राइट वाले की बनाऊंगा, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ मेरे ख्याल में लेफ्ट वाला सेक्शन जो है वो ज्यादा फिजिबल रहेगा, तो मैं अपनी एनालिसिस में लेफ्ट वाला यूज करता हूँ। आप समझ लें इसको, और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपने सोल्यूशन में राइट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नाउ सिंस द लेफ्ट सेक्शन इन्वॉल्व्स सपोर्ट रिएक्शंस AX एंड AY, तो सबसे पहले तो मैं सपोर्ट रिएक्शंस को जो है वो डिटरमिन करूंगा। एनी आइडिया कि ये सपोर्ट रिएक्शंस कैसे डिटरमिन होने? समेशन एफएक्स पूरी बॉडी पे ले लें। ओके, पूरी ट्रस के ऊपर मैंने समेशन एफएक्स जब अप्लाई किया, चूंकि ट्रस इक्विलिब्रियम में है, इट मींस दैट AX शुड बी इक्वल टू -400, इजंट इट? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, ओके, मुझे AY भी डिटरमिन करनी है। तो AY डिटरमिन करने के लिए अगर मैं समेशन मोमेंट्स अबाउट पॉइंट D कर लेता हूं, तो इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ AY। मैं डायरेक्टली वो वैल्यू लिख दूं? जी सर। तो AY comes out to be 300 न्यूटन। ठीक है, यहां तक कर लेंगे? अरे कोई डाउट तो नहीं है किसी को, क्योंकि ये हमारा पिछले चैप्टर की रिवीजन है। सर ये आपने कंप्लीट रिजिड बॉडी पे ये ले लिया ना? जी, ये कंप्लीट रिजिड बॉडी के लिए यूज की है।
सपोर्ट रिएक्शन हमेशा कंप्लीट रिजिड बॉडी को इस्तेमाल करते हुए डिटरमिन करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू अवर एनालिसिस। अभी हमने जिस तरह बात की है कि हमने लेफ्ट सेक्शन को सिलेक्ट किया है, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं उस लेफ्ट सेक्शन की, तो ये आपके पास कुछ फ्री बॉडी डायग्राम आएगी जिसमें ये ए, जी और बी ट्राइंगल है, जो आपके पास अननोन फोर्सेस हैं। द फर्स्ट अननोन फोर्सेस इज एफ जी ई, so this is going to be FGE। इसके अलावा एक अननोन फोर्स आपके पास FGC है जो कट हो रही है, और तीसरा अननोन फोर्स आपके पास FBC है। ऐसे ही है। इसके अलावा आपके पास जो सपोर्ट रिएक्शंस आए हैं वो क्या आए हैं कि AY आपके पास आ गया है जो कि पॉजिटिव आया है, इट मींस कि उसका डायरेक्शन ये होगा। AX आपके पास नेगेटिव आया है, इसका क्या मतलब है? सर इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड, तो इसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, isn't it? तो आपने ये बना ली है। इन पॉइंट्स को अगर मैं लेबल कर दूं, दिस वाज माय पॉइंट ए, दिस वाज पॉइंट जी एंड दिस वाज पॉइंट बी। ओके, नाउ व्हाट शुड बी द पॉइंट जिसमें से दो अननोन फोर्सेस पास हो रही हैं? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस पॉइंट को? सर ए और जी सर। जी सर, जी में से एफ जी और जी सी पास हो रही हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू कंसिडर द सेक्शन लेफ्ट वाला जो हम कंसिडर कर रहे हैं, एंड टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट जी टू बी इक्वल टू 0। सबसे पहले AX मोमेंट बनाएगा पॉइंट जी के अबाउट? यस सर, बनाएगा सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है AX का जी से? सर 3 3। ओके, और ये पॉइंट जी के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है या काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज। दोबारा देखिए, क्लॉकवाइज बना रहा है। क्लॉकवाइज बना रहे हैं। सो नेगेटिव साइन आ गया। अगर मैं AY की बात करूं तो इसका G से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सर 4 मीटर। 4 मीटर। और AY जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहे हैं या काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। सो अगेन नेगेटिव आ गया। उसके बाद और कोई फोर्स जो पॉइंट G के अबाउट मोमेंट बना रही है? FBC। सर BC। ठीक है, FBC का पॉइंट G से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सर 3। और FBC क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। यही तीन फोर्सेस हैं जो मूवमेंट बना रही हैं। इट मींस के वंस यू सॉल्व इट, you are going to get the value of FBC to be equal to 800 Newton, and since this value comes out to be positive, it means कि FBC जो है वो टेंसाइल फोर्स होगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, इज देयर एनी अदर पॉइंट जिसमें से दो अननोन फोर्सेस पास हो रही हों? सर पॉइंट C। जी, ऑल्दो पॉइंट C does not lie on the selected सेक्शन जो हमने एनालिसिस के लिए की है, लेकिन FGC और FBC दोनों की लाइन ऑफ एक्शन हमें पता है कि पॉइंट C से पास होगी। सो वी आर गोइंग टू टेक मोमेंट्स अबाउट पॉइंट C टू बी इक्वल टू 0। इससे क्या होगा? AX क्या मोमेंट बनाएगा पॉइंट C के अबाउट? सर वो उसमें से पास कर रहे हैं। उसमें से पास हो रहा है, इट मींस कि वो मोमेंट नहीं बनाएगा। व्हाट अबाउट AY? इसका डिस्टेंस कितना है पॉइंट C से? 8। सर 8। क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा C के अबाउट? यस सर। और इसके अलावा और फोर्स? सर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 होगा। जी, FGE का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 होगा। और ये क्लॉकवाइज बनाएगी काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो इससे जब मैं सॉल्व करूंगा तो FGE की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी -800 Newton, and this negative sign indicates that this GE is going to be in compression. Clear है यहाँ तक? Yes sir. Okay, what is the unknown which has not been evaluated yet? FGC। सर FGC। सर इसका एंगल फाइंड कर ले तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? FGC किसका एंगल? FGC का सर, अगर हम एंगल फाइंड देखिए FGC का बिल्कुल अभी हमें जरूरत पड़ेगी। FGC हम डिटरमिन कैसे करेंगे? मेरा आपसे ये सवाल है, क्या मैं समेशन FX का इस्तेमाल कर लूं या समेशन FY का इस्तेमाल कर लूं? X में कितनी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी? सर 3 फोर्सेस। मेरे ख्याल में तो 4 होंगी। आप समेशन FX करेंगे
तो यस G सर आएगा, वो बीसीबी है जैसे चारों। तो व्हाई नॉट यूज साइन या वाई कंपोनेंट क्यों ना यूज कर लें, उसमें कितनी फोर्सेस आएंगी सर उसमें 3। यार 2 आएंगी, 3 कहाँ से आएंगी? सर 2 1। ठीक है, तो अगर मैं समेशन Fy इक्वल टू 0 कर लूं, उसके लिए मुझे जीसी के कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो कंपोनेंट के लिए या मैं वो एंगल निकाल लूं, या मैं ये भी कर सकता हूं, मुझे ये साइड 3 पता है, तो आई नो कि दिस इज 3, दिस इज 4। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज कितना होता है 3 4 के हिसाब से? 5 होता है। तो नाउ समेशन Fy मुझे देगा Ay और माइनस FGC, कौन सा कंपोनेंट आएगा? 3/5. So I can write FGC to be equal to 500 न्यूटन। और पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि ये टेंशन में आई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा चलें, मेरा आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने समेशन mg और समेशन mc तो इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद मैंने समेशन fy लिया है। तो क्या मैं कोई और मोमेंट की इक्वेशन यूज कर सकता था फॉर फाइंडिंग दिस FGC? सर ए पे मोमेंट अगर हम देख लेते तो ए पे भी मोमेंट ले सकते थे। अगर आपको याद हो, वो जब हम 3 मोमेंट की इक्वेशन यूज करते थे तो शर्त क्या होती थी कि वो तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए? सर कंकरेंट होने चाहिए। नहीं यार, कंकरेंट इक्विलिनियर नहीं होने चाहिए। याद आया? जब 3 मोमेंट इक्वेशन आप यूज कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, तो इट मींस कि वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, सेम लाइन पे ना लाई करते हो। ठीक है? डू यू रिमेंबर दैट कंडीशन? सो अगर मैं वो कंडीशन यहां अप्लाई करूं, तो अगर मैं पॉइंट ई के अबाउट मोमेंट ले लेता हूं, इफ आई टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट ई और मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, दोनों सूरतों से मुझे जीसी की वैल्यू मिल सकती है, लेकिन ज्यादा सिंप्लीफाइड सोल्यूशन मुझे समेशन Fy से मिलता है। ठीक है? चलें, सो मूविंग फॉरवर्ड, आई होप कि ये तमाम लोगों को समझ आ गया है। एग्जांपल 6-5 में भी प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, moving to the next example in which we are asked to determine the force in member CF of the truss shown, यानी सिर्फ एक मेंबर में फोर्स फाइंड करनी है, which is this member CF. Indicate whether that member is in tension or compression. So कट हमने जो करना है, चूंकि एक ही मेंबर है, उसको कट में लाजमी आना चाहिए, तो हमने इस सेक्शन AA को इस्तेमाल कर लिया है कटिंग के लिए। अब जब AA को हमने इस्तेमाल किया, तो व्हाट इज योर पॉइंट कि हम लेफ्ट को अपनी एनालिसिस में इस्तेमाल करें या राइट सेक्शन को? लेफ्ट राइट को। राइट को। वजह क्या है राइट को यूज करने की? सर इसमें अननोन फोर्सेस कम है सर यहाँ पे। इसमें फोर्सेस कम है, यानी 3 अननोन्स के अलावा सिर्फ और सिर्फ 2 और फोर्सेस आ रही हैं। वन इज द अप्लाइड लोड एंड वन इज द सपोर्ट रिएक्शन। तो टोटल 5 फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो 3 अननोन्स के अलावा 1 नोन और 2 सपोर्ट रिएक्शन, तो 6 हो जाती हैं। तो बेहतर ये है कि मैं राइट साइड वाले सेक्शन को अपनी एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करूं। और जब मैं राइट साइड वाले सेक्शन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मुझे इस EY की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ द सपोर्ट रिएक्शन। मैं इस पूरी ट्रस को कंसिडर करके क्या EY डिटरमिन कर सकता हूँ? यस सर, अगर EY फाइंड करना है तो उसके लिए पूरी ट्रस को डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं तो किसके अबाउट मोमेंट लूंगा? यस सर, ए के अबाउट, क्योंकि वहां पे 2 सपोर्ट फोर्सेस होंगे। जी, तो मैंने ए के अबाउट मोमेंट लिया, इससे मुझे EY की वैल्यू मिल गई। मैं डायरेक्ट वो वैल्यू लिख रहा हूँ इस अजम्पशन पे कि आप फाइंड कर लेंगे। 4.75 किलो न्यूटन आपको EY की वैल्यू मिल गई। ओके, नाउ वंस दैट EY इज नोन टू मी, नाउ आई कैन यूज द लेफ्ट सेक्शन। मैं फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाने के बजाय इसी फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर अननोन फोर्सेस शो कर देता हूँ। तो एक अननोन मेरे पास ये आ जाएगा FGF, जो मैं लेफ्ट साइड वाले सेक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ। The second unknown is going to be FCF and the third unknown is going to be FCD. ऐसा ही है? Yes sir. Okay, so 2 unknown कहाँ से पास हो रहे हैं, किस पॉइंट से? लेफ्ट से पास हो रहे हैं, मोमेंट से पास हो रहे हैं।
ओके, सो सबसे पहले मैं मोमेंट अबाउट पॉइंट एफ अगर ले लूं, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट एफ लेने से एफ जी एफ और एफ सी एफ वो तो दोनों पास हो रहे हैं एफ से, उनकी मोमेंट जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास मोमेंट सी डी की वजह से आएगी। सी डी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट एफ से कितना है? सर 4 मीटर। 4 क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। तो मैंने नेगेटिव साइन डाल दिया। इसके बाद 3 किलो न्यूटन मोमेंट बनाएगा पॉइंट एफ के अबाउट? सर नहीं सर, ये पास हो जाएगा। पास होगा। ओके, व्हाट अबाउट ई वाई? सर करेगा सर ई वाई। ओके, ई वाई करेगा। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है और मोमेंट का डायरेक्शन इसका काउंटर क्लॉकवाइज है। तो आपने जब इसको सॉल्व किया, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ एफ सी डी विच कम्स आउट टू बी 4.75 किलो न्यूटन, और चूंकि पॉजिटिव आई तो आपने इसको टेंशन में लिख लिया। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, यस सर। किस पॉइंट के अबाउट मैं मोमेंट ले सकता हूं जिसमें से दो अननोन पास हो रहे हों? सर पॉइंट सी से। Point C. Okay, so taking moments about point C to be equal to 0, FCF और FCD दोनों पॉइंट C से पास हो रही हैं, इट मीन्स कि इसका मोमेंट 0 हो गया। FGF का आपने मोमेंट निकालना है, लेकिन FGF को आप मोमेंट की फॉर्म में किस तरह निकालेंगे? आप इसको दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में वेरिग्नस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, इजंट इट? जी सर। अच्छा, अगर आप इस GF वाले एंगल को निकालना चाहते हैं तो ये लेंस पता है आपको या थीटा पता है आपको GF का? यस सर, 2 और यस सर, इसका परपेंडिकुलर 2 है और 4 है इसका सर बेस, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे तो एंगल आ जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि GF की अगर आप बात कर रहे हैं तो GF का 4 और 2 है, और यहाँ आपके पास वो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 20 अंडर रूट, इजंट इट? चलें, अब जरा बताएं कि FGF का जो x कंपोनेंट है वो क्या है? FGF इंटू 4/20। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पॉइंट C से? सर 4 सर। 4। और ये क्लॉकवाइज बना रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, नाउ कमिंग टू द y कंपोनेंट FGF 2/√20। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पॉइंट C से? ये भी 4 ही होगा। ये भी 4 ही होगा। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज। चलें, ये तो GF की मोमेंट्स हो गई अबाउट पॉइंट C। 3 किलो न्यूटन 3 किलो न्यूटन इसका 4 होगा। 4 होगा। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। इसके अलावा EY, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट C से कितना है? 8 मीटर सर। 8 है। और काउंटर क्लॉकवाइज बनाएगा तो इसको आपने 0 के बराबर पुट कर लिया। वंस यू सॉल्व इट, द वैल्यू ऑफ FGF कम्स आउट टू बी -4.8 किलो न्यूटन, एंड नेगेटिव साइन से इसकी ये आपके पास कंप्रेशन में आनी चाहिए। कंप्रेशन दो अननोन आपने फाइंड कर ली, लेकिन स्टिल जो कहा गया था CF वो अभी तक हमने डिटरमिन नहीं किया है। वो कैसे करेंगे? सर सिग्मा FX या सिग्मा FY जी यूज कर। तो इनमें से कोई एक इक्वेशन का आप इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सिग्मा FX का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास ये 3 टर्म्स आएंगी। इसमें ये वाली जो टर्म है ये चूंकि अननोन है, वंस यू सॉल्व इट आपके पास इस अननोन की वैल्यू भी मिल जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। आपने FCF की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर ली है। एनी क्वेश्चन? नो सर। चलें, सो 9:30 वैसे भी होने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट।
कल की क्लास में हम कुछ थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो देखेंगे ताकि आपको मेथड ऑफ सेक्शन का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। आज तो हमने 2 सिंपल एग्जांपल्स देखी थी, तो इंशाल्लाह कल वाली जो हमारी क्लास है 1225 पे उसको हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सरसाइज, और इसके साथ ही फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो कल ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक जो हमारे आखिरी 2 वीक्स हैं उसमें हम फ्रिक्शन जो है उसको कवर कर रहे होंगे।